नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में होती है, मतलब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। हम इसके बारे में आज देखने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप यदि 1764 का बक्सर युद्ध देख रहे हैं, तो इससे पहले आप जाकर के मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, 1757 का प्लासी का युद्ध। क्योंकि 1764 का जो युद्ध होता है, 1700 प्लासी के जो 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ रहता है, तो उसके ही परिणामों का ये फल होता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। आप कहेंगे सर, आप 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ 1764 के बक्सर के युद्ध को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? तो इसका परिणाम ये होता है कि जब 1757 का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला को मार मार करके जो नवाब बंगाल का नवाब रहता है, उसको मार करके उसकी हत्या कौन कर देता है? तो मीर जफ़रा का जो बेटा रहता है, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और जाफ़रा जो रहता है, मीर जाफ़र जिसे कहते हैं, लेकिन भारत का सबसे पहला विश्वासघाती सेनापति था, कौन था? मीर जाफ़र था, इसीलिए उसे मीर जफ़रा भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है या किसी प्रकार से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जब मीर जाफ़रा जो था सिराजुद्दौला को मारने के बाद जब बंगाल का नवाब बनता है और अंग्रेज़ों का कठपुतली रहता है कौन? तो मीर जाफ़र रहता है। अंग्रेज़ों का कठपुतली अंग्रेज़ों ने उसे सिराजुद्दौला को मारने के बाद उसे नवाब बना देता है और जब वो अंग्रेज़ों का कठपुतली हो जाता है, तो बंगाल उस समय का जो था भारत का सबसे संपन्न या समृद्ध क्या था प्रांतों में से एक था। कौन था? तो बंगाल था। और जब बंगाल में जब कठपुतली नवाब बन जाता है, तो बंगाल का जितनी संपत्ति था, वो धीरे-धीरे वो निकल कर के कहाँ जाने लगता है? तो इंग्लैंड को जाने लगता है। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी लाए थे, तो बंगाल के धन जो इंग्लैंड किस प्रकार से जा रहा था, इसी बारे में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक निकाला था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स माने धन का निकासी किस प्रकार से हो रहा है बंगाल का धन और किस प्रकार से वो इंग्लैंड को जा रहा है उसकी से थ्योरी उसमें पूरे डिटेल से किया हुआ था कि धन जो भारत का धन है, जो बंगाल का धन है, वो भारत के हित में कार्य ना होकर के वो किसके हित में हो रहा है? तो इंग्लैंड के हित में हो रहा है, वो अंग्रेज़ों के हित में कार्य हो रहा है। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि बंगाल में जो नवाब बनता है वो कठपुतली शासक बन जाता है। कौन बनता है? तो मीर कासिम, मीर जफ़रा बनता है। लेकिन होता क्या है कि मीर जफ़रा थोड़ा जो था सिराजुद्दौला से थोड़ा-सा स्मार्ट निकल जाता है। वो क्या स्मार्ट होता है कि थोड़ा वो जो अंग्रेज़ों के कुछ दिन तक तो वो अंग्रेज़ों का सुनता है, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेज़ों के वो खिलाफ होने लगता है। अंग्रेज़ों की बातों को सुनना अनसुना करने लगता है। तो अंग्रेज़ों को लगता है कि अरे यार! जिस व्यक्ति को हम कठपुतली बना कर के रखे थे, वो व्यक्ति अब मेरी वो नवाब मेरी बातों को सुनना इग्नोर करने लगा है मेरी बातों को, तो उसके जगह पे किसे बना जाता है, उसे हटा करके उसका जो दामाद रहता है मीर कासिम, किसका दामाद रहता है? तो मीर जाफ़र का दामाद रहता है मीर कासिम, तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब यहाँ जो बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है, तो यहाँ से और इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है। वो कैसे बनती है? क्योंकि मीर जो कासिम जो बनता है वो मीर जफ़रा से और ज़्यादा ब्रिलिएंट और ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं मीर कासिम का जो मुर्शिदाबाद जो राजधानी था वहाँ से क्यों नहीं मैं अपनी राजधानी को बदल लूँ ताकि अंग्रेज़ उससे थोड़ी दूरी हो जाएगी राजधानी तो मेरे डिसीज़न लेने में ज़्यादा ईज़ी होगा। ये सोच कर के वो क्या करता है जो कौन? तो मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले जाता है? तो मुंगेर को ले जाता है। मुंगेर राजधानी लेने का पीछे का तर्क ये रहता है कि अंग्रेज़ों से यदि हम दूरी बना कर के रहेंगे, तो हमें अपने युद्ध नीति में जो भी डिसीज़न लेने होंगे, वो स्वतंत्र रूप से लेंगे। इसलिए उन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को बदल कर के कहाँ ले जाता है? तो मुंगेर, जो वर्तमान का क्या है? बिहार राज्य में मुंगेर एक जिला पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि वर्तमान का बिहार वो तत्कालीन समय का क्या था? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और अवध जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र था, वो पूरे किसके अंतर्गत आता था? तो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, बहुत ही संपन्न प्रांत था। तो होता ये है कि जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी चला जाता है और वो जब अपने डिसीज़न, अपने सैन्य शक्ति को और मजबूत करने लगता है, तब ये अंग्रेज़ों को आभास होता है कि अरे यार! जिस व्यक्ति को हम लोगों ने बुद्धू समझ कर के नवाब बना दिया था, बुद्धू किसे समझा था? तो मीर कासिम को। और वो तो मीर जफ़रा से और ज़्यादा स्मार्ट निकल गया। इस स्थिति में फिर उसे क्या कर दिया जाता है? मीर जफ़रा को ही क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। इसी दौरान जो युद्ध होता है, उसी युद्ध का नाम क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है और ये होता कहाँ है? तो बक्सर जो कि वर्तमान बिहार का एक जिला है, तो बिहार में होता है, गंगा नदी के तट पर होता है। तो ये इसकी क्या थी? पृष्ठभूमि थी कि बक्सर युद्ध होने का कारण क्या था?
तो मीर कासिम का नवाब बनना और नवाब बन करके वो क्या था, अंग्रेजों का बात को ना मानना, अंग्रेजों के अपोजिट में काम करना और अंग्रेजों के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगाने का काम जब करने लगा, तो अंग्रेजों को लगा कि अरे यार, जिस व्यक्ति को हम लोगों ने हाँ, मूर्ख समझ करके, जिसे चाहा था कि ये कठपुतली बन करके शासक बनेगा, वो तो अपने ससुर ससुर उसका कौन था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र से वो ज़्यादा और ज़्यादा क्या निकला? स्मार्ट निकला और उससे भी ज़्यादा ये तर्क बुद्धि वाला निकला, तो क्यों नहीं फिर इसे हटा करके हम फिर वापस किसको शासक बना दें, किसे नवाब बना दें? तो मिर्ज़ा कासिम की जगह में फिर मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। तो सवाल ये भी आता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1764 में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वास्तविक नवाब था मीर कासिम, लेकिन उसे हटा करके किसको बना दिया गया था? तो मीर जाफ़र को बना दिया था। मतलब उसके ससुर कौन था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को उस समय बना दिया जाता है। किस समय? जब बक्सर का युद्ध हो रहा है। तो बक्सर का युद्ध में कितने सेना शामिल होते हैं? तो इसके बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर बक्सर का युद्ध का परिणाम भारतीय औपनिवेशिक शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है और अंग्रेजों के को कितना मनोबल बढ़ता है बक्सर के युद्ध के माध्यम से, इसके बारे में अभी के आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में पूरे डिटेल से देखने का काम करने वाला। तो होता क्या है कि जब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध का स्थिति जब उत्पन्न हो जाता है, तो इस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज की कंपनी थी, 1600 ईस्वी में भारत आया हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। सवाल आता है कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। वहीं भारतीय सेनापति कहें, ये तो संयुक्त प्रांत का जो भारतीय सेनापति था, तो ये किनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था? तो इसके तरफ से 3-3 व्यक्तियों या 3-3 शासकों का संयुक्त सेना था। कौन था? मीर कासिम, जो कि बंगाल का तत्कालीन नवाब था, उस समय तक का नवाब था और उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ ले गया था? तो मुंगेर ले गया था। तो मीर कासिम पहला हो गया। दूसरा जो शुजा-उद-दौला कहाँ का नवाब था? तो ये शुजा-उद-दौला जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, शुजा-उद-दौला था, जो अवध प्रांत का नवाब था। ठीक है ना? अवध प्रांत के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का मुगल बादशाह था, ये 3 व्यक्तियों का संयुक्त युद्ध हो रहा था। इन 3 व्यक्तियों का संयुक्त युद्ध किसके साथ हो रहा था? तो हेक्टर मुनरो के साथ हो रहा था। उसके बाद भी युद्ध कौन हार जाता है? तो संयुक्त प्रांत का जो तीनों का सेनापति होते हैं या तीनों युद्धों का जो संचालन कर रहे होते हैं, ये युद्ध हार जाता है। जीतता कौन है? तो अंग्रेजों, ये इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि संयुक्त प्रांत के युद्धों में जो था लगभग-लगभग 50 लाख से भी अधिक सेना थी, लेकिन वो प्रशिक्षित सेना नहीं थी। वो क्या था कि मतलब सिर्फ जनसंख्या भीड़ दिखाने वाली सेना थी यार। जो हेक्टर मुंडो के पास जो सेना थी, वो प्रशिक्षित सेना थी। उसके पास आधुनिक हथियार थे और आधुनिक हथियार होने के कारण कहा जाता है कि जब वो एक गोली, एक बंदूक फायर करता था, तो सामने वाले जो सेना होते थे, जो 50 लाखों के भीड़ में जो सेना थी, वो क्या थे? वो डर के बंदूक की आवाज़ सुन कर के हज़ारों हज़ार सेना जो थे, वापस चला जाता है। तो कहा जाता है कि 7,000 की सेना हेक्टर मुंडो की 7,000 की सेना 70,000 की सेना पर भारी पड़ जाती है और इस प्रकार से मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना जो थी हार जाती है और इस युद्ध के हारने का परिणाम ये होता है कि अंग्रेज का जो मनोबल होता है एकदम हाई से हाई हो जाता है और उसे अब उस निश्चित हो जाता है कि अब हमें उत्तर भारत तक, अभी तक तो हम कहाँ थे? तो दक्षिण भारत में थे। कहाँ पर थे? तो पश्चिम बंगाल वाले पूरे बेल्ट में नीचे थे। अब हमें उत्तर भारत में भी शासन करने से कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि जब हम शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था और जो शुजा-उद-दौला जो कि आपको अवध, जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, तो अवध समझिए कि अवध का शुजा-उद-दौला भी हार गया और शाह आलम द्वितीय जो कि कहाँ पर बैठा हुआ था? तो दिल्ली में। तो दिल्ली का शासक भी, नवाब भी हार गया और अवध का जो शुजा-उद-दौला नवाब था, वो भी हार गया और मुंगेर जिसने अपनी राजधानी किया था, बंगाल का जो था मीर कासिम, ये तीनों मतलब बंगाल से लेकर के उत्तर प्रांत तक, उत्तर भारत तक अब हमें कोई भी हराने वाली शक्ति नहीं है। इस प्रकार से अंग्रेजों का उपनिवेशिक शासन जो था व्यापारिक प्रांत से हट करके, व्यापारिक शक्ति से हट करके किस पर हो जाता है? पूरे भारत पर शासन करने की सोच पर आ जाता है। इस प्रकार भारत पर पूरे शासन करने की शुरुआत यदि कहा जाता है कि होती कहाँ से है, तो कहाँ से होती है? तो बक्सर का युद्ध 1764 का जो बक्सर युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764, यही बक्सर का युद्ध तय करता है कि अब भारत पे नवाबों का शासक ना रह करके
भारत पर किसका शासन होगा? तो अंग्रेजों का शासन होगा। यदि इस युद्ध में तीनों सेनाओं का जो नेतृत्व हो रहा था, यदि ये तीनों सेना मिल कर के यदि अंग्रेजों को, हेक्टर मुनरो वाले अंग्रेजी शासक को, अंग्रेजी सेना को हरा देता, तो शायद वो जो अंग्रेजी उपनिवेश पूरे भारत के उत्तरी प्रांत तक फैला था, शायद उस स्थिति में वो उत्तरी प्रांत पर ना फैल करके सिर्फ और सिर्फ दक्षिण प्रांत और बंगाल प्रांत में ही सिमट जाती या स्थिर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब ऐसा नहीं हो सका, तो पूरे भारत में किसका शासन होने लगता है? इस पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन होना शुरू होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस आता है कि वो कौन-सा युद्ध है जो दिशा और दशा तय करती है कि अब भारत पर किसका शासन होगा? अंग्रेजों का शासन होगा। तो कौन-सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध 1764 का युद्ध जो है, वो दिशा और दशा तय करती है। और इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि बक्सर के युद्ध में कितने सेनाओं का संयुक्त सेना लड़ रहे थे? किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कितने संयुक्त सेनाओं का युद्ध हो रहा था अंग्रेजों के साथ? तो 3 सेनाओं का। कौन-कौन? एक था मीर कासिम का सेना, दूसरा था शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था और तीसरा कौन था? हाँ, शाह आलम द्वितीय कि जो दिल्ली का नवाब था। ये तीनों सेनाओं का संयुक्त सेना जो था, किसके साथ लड़ रहा था? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो के सेना के साथ लड़ रहा था। विजय किसका होता है? हेक्टर मुनरो का होता है। इस प्रकार युद्ध के प्रमुख कारण हम देखेंगे अब, कि प्रमुख कारण क्या होता है भाई? इतनी क्या का कथा यदि लिखी जाती है तो इसके पीछे कारण होता है कि मीर कासिम जो है अंग्रेजों को व्यापार में जो व्यापारिक छूट दिया जाता है, चुंगी देने की जो प्रथा था अंग्रेजों को, उस पर जो क्या था छूट दिया हुआ था किसने? मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र कौन था? तो मीर कासिम का ससुर था। तो मीर जाफ़र जो था उन उसे क्या दिया था? व्यापारिक छूट, चुंगी कर जिसे था कहा जाता है, चुंगी कर में छूट दिया हुआ था। लेकिन मीर कासिम का सत्ता सँभालते ही, मीर कासिम के नवाब बनते ही चुंगी कर समाप्त कर देता है। चुंगी कर समाप्त कर देता है मतलब कि अब जो है अंग्रेजों से व्यापारिक टैक्स लेना शुरू कर देता है। इस स्थिति में अंग्रेजों को क्या लगता है? बुरा लगता है कि अरे यार! इसका जो ससुर था उसने तो मुझसे टैक्स लेता नहीं था, व्यापारिक शुल्क लेता नहीं था और ये जो मीर कासिम है ये हमसे क्या लेने लगा? व्यापारिक शुल्क लेने लगा। इस प्रकार से अंग्रेजों का विशेष सुविधा देने वाला जो सिस्टम था उस सिस्टम को समाप्त कर देता है। कौन समाप्त कर देता है? मीर कासिम समाप्त। दूसरा क्या था कारण? दूसरा कारण देखेंगे तो मीर कासिम का सैन्य सुधार नीति। सैन्य सुधार नीति क्या होता है भाई? तो सैन्य सुधार नीति में जो था मीर कासिम अपने सैनिक को जो था वो प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। किस रूप में? तो यूरोपीय शैली में मतलब यूरोप में जो सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उसी रूप में जो था मीर कासिम अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। और ये जब सूचना अंग्रेज़ों को मिलती है, तो अंग्रेज़ों को लगता है कि अरे यार! ये हमारी तरह से यदि प्रशिक्षित हो जाएगा, तो हमारी सेना को चुनौती देना शुरू कर देगा। ये स्थिति क्या करता है तो मीर कासिम जो नवाब था उसके और अंग्रेज़ों के बीच में और खाई पाड़ देता है और दोनों के बीच में दूरियाँ बना देता है। और तीसरा देखते हैं तो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप की नीति माने अंग्रेज़ जो चाहते थे कि हमारा जो नवाब होगा मीर कासिम, वो मीर जाफ़र के जैसा हमारा कठपुतली होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोज़िट हो जाता है। क्या होता है? जस्ट अपोज़िट तो मीर कासिम जो था मीर जाफ़र के जैसा अंग्रेज़ों का कठपुतली ना होकर के अंग्रेजों से भी ज़्यादा तेज निकला और अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ ले गया तो मुंगेर ले गया। वो क्यों राजधानी दूर ले गया? ये कहकर कि मेरी गतिविधियों को अंग्रेज ज़्यादा नज़दीक से ना देखे, अंग्रेजों को मेरी गतिविधियाँ और सैन्य सुधार जो हम कर रहे हैं इसकी जानकारी अप टू डेट अंग्रेजों को ना प्राप्त हो और इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर जो कि वर्तमान के बिहार में पड़ता है। तो ये भी जो था अंग्रेजों को क्या लगा? खटकने लगा कि यार जिसे हम कठपुतली समझ के सत्ता परिवर्तन कर दिए थे, मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद को मीर कासिम को बैठाए थे, वो मीर कासिम जो था, मीर जफ़र से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट निकला, ज़्यादा बुद्धिमान निकला। तो ये सारी चीज़ें जो था अंग्रेज़ों को खटकने लगा और 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, ये क्या कह सकते हैं संयुक्त परिणामों का संयुक्त कारणों का एक परिणाम निकलता है। 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो जाता है। अब इसमें कौन-कौन सी शक्तियाँ शामिल होती है? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 3 शक्तियाँ एक तरफ होता है और दूसरी तरफ एक अकेला हेक्टर मुनरो होता है। तो 3 शक्तियाँ कौन-कौन होती है? ये 3 शक्तियाँ जो होती है एक तरफ वो तीनों शक्तियाँ मीर कासिम दूसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला नहीं याद रखें कि सिराज-उद-दौला को मीर जाफ़र था का बेटा मीरन था वो मार दिया था 1757 की प्लासी के ही युद्ध में। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो दूसरा शुजा-उद-दौला आता है वो कहाँ का रहता है? अवध का नवाब। अवध प्रांत कहाँ पर है? तो बिहार के प पश्चिमी प्रांत जो आप देखेंगे मतलब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की
पूर्वी प्रांत अवध प्रांत कहलाता था, ठीक है ना? तो अवध प्रांत का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, तो दिल्ली का शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये तीनों का संयुक्त गठबंधन सेना किसके के साथ युद्ध करती है? अंग्रेज की सेना के साथ युद्ध करती है। और उसके बाद भी युद्ध कौन हार जाता है? तो तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनाओं को भी हराने का काम कौन करता है? तो अंग्रेज का हेक्टर मुनरो करता है। हेक्टर मुनरो के किसके सेनापति था? तो अंग्रेजों का सेनापति था कौन? हेक्टर मुनरो। और भारतीय सेना जो तीनों संगठन का सेनापति था, वो तीनों सेनापति हार जाता है। और इस प्रकार से अंग्रेजों का जो था उत्तर प्रांत में भी पूरी तरह से अपने उपनिवेश की शक्ति को विस्तार करने का पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रांत जो अभी तक दिल्ली का शाह आलम द्वितीय और अवध का सुजा-उद-दौला के अंदर में था, अब जब और यहाँ जो बंगाल का जो था मीर कासिम, जब तीनों को संयुक्त सेना एक बार में ही परास्त हो जाती है, एक बार में ही जब हार जाती है, तो इस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता जो था सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहकर, सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित ना रहकर, उत्तर प्रांत तक माने दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के अवध तक पूरे तरह से विस्तार करने में उसे स्वतंत्रता मिल जाती है, पूरी छूट मिल जाती है कि तीनों सेनाओं को एक बार हराने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, या उत्तर प्रांत मतलब कि समझिए कि सतलज नदी से पहले जितने भी प्रांत था, वो सारे प्रांत में अंग्रेजों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जो था अंग्रेजों को कर वसूली का अधिकार किसने दिया था? अंग्रेजों को कर वसूली का अधिकार कंपनी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कहाँ से बन जाती है? 1764 के युद्ध के साथ ही कंपनी जो था क्या बनती है? तो भारत की सबसे बड़ी कर वसूली के क्या बन जाती है? आर्थिक शक्ति या आर्थिक आधार बन जाता है कि आर्थिक कर वसूली का सबसे बड़ा केंद्र कौन हो जाता है? तो कंपनी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों 1764 में जब तीनों प्रांतों की सेना को एक बार जब हरा देता है हेक्टर मुनरो की सेना, अंग्रेजी सेना, तो उसके बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश तक, उत्तर भारत तक जब अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाता है, तो उसके एवज में क्या मिलता है अंग्रेजों को? तो कंपनी जो है भारत में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाती है। कैसे बनती है? तो कर वसूली अब मनमाना रूप से अंग्रेज करना शुरू करता है। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में जस्ट अगला साल क्या लाया जाता है? द्वैत शासन पद्धति लाई जाती है। किसके द्वारा? क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन पद्धति किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस प्रांत में क्या था? बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन पद्धति लाता है। और आगे क्या होता है? तो पूरी तरह से मुगल सत्ता जो था, मुगल सत्ता शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली का शासक था, वो भी तो साथ में हार जाता है 1764 के बक्सर युद्ध में। तो किस पर डिपेंड हो जाता है? या फिर अवध का जो था शुजा-उद-दौला, वो भी किस पर डिपेंड हो जाता है? हारने के बाद पूरी तरह से अंग्रेजी सम्राट पर डिपेंड हो जाता है। अंग्रेजी राज पर डिपेंड हो जाता है और अपनी जो स्वाभिमान है किसको सौंप देता है? अंग्रेजों के अधीन कर देता है। कंपनी की जो था राजनीतिक शक्ति कहाँ बढ़ होती है? तो कंपनी की राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगती है। कहाँ से बढ़ने लगती है? बंगाल प्रांत से लेकर के उत्तर प्रांत के क्षेत्र तक जो है कंपनी का शक्ति क्या होता है? बढ़ने लगता है, विस्तारवादी की नीति अपना लेता है। किस युद्ध के प्रांत में? सवाल आता है किस युद्ध के प्रांत में अंग्रेजों की बंगाल से लेकर के उत्तर प्रांत तक औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार होता है? तो आंसर क्या होगा? 1764 का बक्सर के युद्ध के बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति जो है सिर्फ बंगाल तक सीमित ना होकर के उत्तर प्रांत, उत्तर भारतीय प्रांत तक विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उत्तर प्रांत के जितने नवाब होते हैं 1764 के संयुक्त सेनापति का रूप में हार जाते हैं और हारते ही उत्तर भारत तक अंग्रेजों का क्या हो जाता है? प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और उत्तर भारत तक पूरी तरह से कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारत में सिर्फ बंगाल पे शासन कर रही थी, 1764 के बक्सर युद्ध के उपरांत उत्तर प्रांत तक मतलब उत्तर भारतीय क्षेत्र तक भी विस्तार करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो इस प्रकार हमने आज देखा कि 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का वो निर्णायक युद्ध जिसमें बंगाल से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तर प्रांत तक विस्तार करने की क्या करता है द्वार खोल देता है या रास्ता खोल देता है। रास्ता कैसे खोल देता है?
क्योंकि जब युद्ध का परिणाम जब अंग्रेजों के फ़ेवर में आता है, अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध का परिणाम आता है, तो युद्ध करने वाले कौन-कौन होते हैं? 3 शासक होते हैं। अवध का शुजा-उद-दौला और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये तीनों जब हार जाता है तो इसके साथ ही उत्तर प्रांत में अंग्रेजों का विस्तार होने लगता है और मीर कासिम को हटा करके उसके जगह पे पुनः किसको शासक बंगाल का नवाब बनाया जाता है? तो मीर जफ़र को बनाया जाता है। मीर जफ़र कौन था? मीर कासिम का ससुर था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मीर कासिम, मीर जाफ़र और मीर जाफ़िर, मीर कासिम में ही अंग्रेज जो है अपना ताश खेलते रहता है और पूरे प्रांत में बंगाल प्रांत से लेकर के उत्तर प्रांत तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के मिलेंगे। तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।